बैटल ऑफ बंगाल पर एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में हो सकता है खून खराबा, ये राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। हिंसा पर रोक नहीं लगी है। जगदीप धनखड़ ने कहा है, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। खुद राज्यपाल ने कई बार इस बात को कह चुके हैं कि ममता सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चूंकि पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में आए दिन आगजनी की घटना होती रहती है, झड़पों की खबरें लगातार आती रहती हैं। और एक बार फिर से जगदीप धनखड़ राज्यपाल ने ममता सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जारी है और पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तोड़फोड़, आगजनी, अफरा तफरी, ये पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में सियासत करने का अंदाज हिंसा से लबरेज नजर आता है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले से सामने आई हैं, जहां टीएमसी के दो गुट ही आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर गोलियां बरसाईं, बम फेंके, जमकर तोड़फोड़ हुई। कई मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में टीएमसी के 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बंगाल से आजकल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ज्यादातर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव की हैं। बीते 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद सूबे की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ चुके हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ यहां के हालात को लेकर कई बार नाराजगी जता चुके हैं। राज्यपाल की हैसियत से मेरा दायित्व है कि भारत के संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात न होने दूं। भारत की मूल भावना, भारत के संविधान के प्रावधानों को जमीन पर सही तरीके से उतारना की मेरी शपथ है, जो 30 जुलाई 2019 को मेरे लिए। जगदीप धनखड़ ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। धनखड़ ने बंगाल विधानसभा चुनाव में खून खराबे और हिंसा की आशंका जताई है और पुलिस और प्रशासन को निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए। हर चुनाव के अंदर एक ही चर्चा है देश में कि पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होगा। देखेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की ये पहचान नहीं बन गई। बहुत मजबूत है कानून की ताकत, आप मेरे पे विश्वास कीजिए। जो इसके साथ खिलवाड़ करेंगे उनके साथ क्या होगा उसको उनको अंदाजा नहीं है। पुलिस को खास तौर से कहता हूँ, मैंने यहाँ तक कहा है कि स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या है, बताइए तो सही मुझे। जो जानकारी राज्यपाल को नहीं दे पाएंगे वो किसको देंगे। बंगाल में तेजी से पैर पसार रही बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जिस तरह से करीब रोजाना हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे जाहिर है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में सूबे की कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में खून खराबे और हिंसा की आशंकाएं पिछले कई दिनों से हमने एक पूरी सीरीज देखी है, एक पूरी चेन देखी है। लगातार शहर बदल जाता है, लेकिन हिंसा की घटनाएं लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है। और राज्यपाल का जो बड़ा ये बयान आया है, उसका क्या मतलब है, ये जानने के लिए सीधे हावड़ा का रुख करेंगे, जहां मेरे साथ मेरे सहयोगी विद्यानाथ झा जुड़ रहे हैं। आसनसोल से हमारे साथ हमारे संवाददाता उदय प्रताप जुड़ गए हैं। नॉर्थ 24 परगना से हमारे संवाददाता रविकांत राय जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विद्या, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीधे तौर पर राज्यपाल ने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए, अभी चुनाव आया भी नहीं है, लेकिन ये रक्त रंजित राजनीति यहां पर शुरू हो गई है और हिंसा की आशंका उन्होंने जाहिर की है जब तक चुनाव नहीं आ जाते। इसका सीधा मतलब क्या है? विद्या, मैं आपके पास आऊंगी। रवि, आप इसका मतलब समझाएं। देखिए ज्योति, इसके मायने बिल्कुल साफ हैं, क्योंकि राज्यपाल के पास इनपुट आते हैं एजेंसियों के और उन्होंने होम मिनिस्ट्री को आगाह भी किया है। जिस तरीके से राजनीतिक हिंसाएं यहां पर हो रही हैं, ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना बहुत मुश्किल होगा और इसी बात को लेकर राज्यपाल चुनाव आयोग को अवगत करा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर आए थे, उनके काफिले पर हमला हो गया। उसके बाद होम मिनिस्ट्री ने राज्यपाल से एक रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट को जब
सौंपा गया होम मिनिस्ट्री को, उसमें कुछ ऐसी जानकारी दी गई है कि रोहिंग्या अटैक कर सकते हैं, रोहिंग्या को सपोर्ट कौन कर रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है। तमाम तथ्यों का आकलन करने के बाद राज्यपाल ने ये इनपुट जो है होम मिनिस्ट्री को भेजा है। और इस बात के बहुत बड़े मायने हैं ज्योति, क्योंकि अगर राज्य का राज्यपाल कह रहा है कि यहाँ पर हमारा दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराएं, लेकिन हिंसा यहाँ पर हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, तो रवि आप कह रहे हैं कि अगर राज्य के राज्यपाल कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से सीधे तौर पर आशंका जाहिर की गई है कि देखिए चुनाव के आने तक यहाँ पर यानी कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और ज्यादा बढ़ सकती है। विद्यानाथ झा जुड़ गए हैं। विद्या, राज्यपाल की तरफ से ये बहुत बड़ी बात की गई है और राज्यपाल कई मौकों पर ये बात कह चुके हैं कि देखिए अगर आपसे राज्य नहीं संभलता तो संविधान के मुताबिक मैं राज्य संभालने के लिए तैयार हूं। कई बार ये इशारा भी राज्यपाल की तरफ से किया जा चुका है, यानी कि सीधे तौर पर इशारा है कि ममता सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। देखिए ज्योति, सीधी सीधी बात यह है कि ममता बनर्जी पिछले कुछ वक्त से जिस तरीके से प्रशासनिक अमले हों या प्रशासनिक अधिकारी हों उनको छूट दे रही हैं, उसके बाद इस तरह की बात राज्यपाल को कहनी पड़ रही है। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, पश्चिम बंगाल की राजनीति की, तो रक्त रंजित राजनीति यहाँ की हमेशा से रही है, चाहे वो लेफ्ट की सरकार रही हो, फिर उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार रही हो। सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज में काम करने वाले नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो नहीं बदल रहे हैं, पार्टियां बदल जा रही हैं। जो लेफ्ट के लोग थे वो टीएमसी में आ गए। अब देखिए टीएमसी के ही जो बड़े बड़े शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के भाई ने भी। ठीक है विद्या, ये भी एक बड़ी वजह है कि टीएमसी और बीजेपी की तकरार बढ़ती जा रही है और हमने देखा है कि टीएमसी भी दो फाड़ हो गई है। टीएमसी के अंदर ही कार्यकर्ता आपस में भी भिड़ रहे हैं। इसकी क्या वजह है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जनवरी में बीजेपी नेताओं का तूफानी दौरा होने वाला है बंगाल में। 9 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल का दौरा है। बर्धमान में किसान रैली को वो संबोधित करेंगे और साथ ही साथ 20 जनवरी को अमित शाह करेंगे बंगाल का दौरा। फिर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पीएम मोदी भी जाएंगे बंगाल। तो ताबड़तोड़ चुनावी दौरे पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा होने वाला है। क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती रही है कि देखिए अब चुनौती ममता सरकार के सामने है, 200 सीटें हम लेकर आएंगे। कि सीधे तौर पर चुनौती है और सीधे लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विद्या, ताबड़तोड़ बीजेपी के नेताओं के दौरे क्या कहते हैं? साफ साफ संदेश दे दिया है पश्चिम बंगाल की जनता को कि बीजेपी बहुत ही ताकत के साथ और पुरजोर तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतर रही है और इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता अभी चुनाव में जबकि वक्त है अभी से चुनावी रैलियों को संबोधित करने लग गए और काफी पहले से बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को पश्चिम बंगाल में उतार दिया था। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई थी वो अब सीधे सीधे टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है। मैं कोलकाता में पिछले 2 दिन से घूम रहा हूं। कोलकाता में हालांकि अभी देखें तो तमाम सीटें, विधानसभा की जो तमाम सीटें हैं उन पर 14 की 14 सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। लेकिन अभी लोगों से जितनी मेरी बात हुई है, लोग ये कह रहे हैं कि अब 50-50 का मामला चल रहा है कोलकाता में। तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी बढ़त है अभी आप कह सकते हैं। लेकिन देखिए ममता बनर्जी या फिर उनके समर्थक जो हैं वो कहीं भी डिगने के लिए तैयार नहीं, डटे हुए हैं ममता बनर्जी और उनके समर्थक। भले ही शुभेंदु अधिकारी जैसे राइट हैंड माने जाने वाले उनके नेता उनकी पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। 50-50 का मामला लगता है। आप ये कह रहे हैं कि अभी जो स्थिति है वो 50-50 पर अटकी हुई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। न्यूज नेशन से खास बातचीत की है दिलीप घोष ने। उन्होंने कहा कि टीएमसी के कुछ लोग जेल में हैं और कुछ लोग जेल में जाएंगे आने वाले वक्त में। ये बड़ा बयान आया है। सौरभ गांगुली के बारे में उन्होंने कहा कि सौरभ गांगुली अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आए, उनका स्वागत है। आइए आपको सुनाते हैं दिलीप घोष ने क्या कहा है। दिलीप जी, नया साल है, नई उम्मीद है, किस तरीके की तैयारियां हैं आप लोगों की और आप लोगों को क्या लगता है इस बार के चुनाव में? देखिए, नया साल में नई उम्मीद के साथ नई सरकार और नया बंगाल बनाने का एक जुनून है लोगों में और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे जैसे दूसरे पार्टी से लोग आ रहे हैं, समाज के दूसरे दूसरे क्षेत्र के भी लोग जो कभी राजनीति में नहीं थे वो भी राजनीति के साथ भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। जितना चुनाव नज़दीक आ रही है और ये छवि जो धीरे धीरे साफ हो रही है। दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज टीएमसी का स्थापना दिवस था। टीएमसी अपने पार्टी का स्थापना दिवस मना रही थी और आज ही जानकारी मिली है कि आप लोगों ने बहुत
लोगों को तोड़ के बीजेपी का दामन थमा दिया, तो ये कैसा गिफ्ट दे दिया ममता जी को नए साल पे? नहीं, देखिए, ये जो पार्टी है, जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, कार्यकर्ताओं की कोई सम्मान नहीं है, अधिकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी जैसे चलती है, इसलिए लोग वहाँ से भाग के आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प के रूप में आज बंगाल में खड़ा हुआ है। लोगों ने हमको पसंद किया है, आशीर्वाद किया है, 18 पार्लियामेंट सीट जीत के हम दिल्ली पहुँचे हैं। तो आज लोगों को लग रहा है बंगाल की जो विकास रुकी हुई है, पिछले 50 साल से जो लोकतंत्र यहाँ से गायब हो गया है, वो बीजेपी के माध्यम से प्रतिष्ठित हो सकती है, लोगों को अधिकार मिल सकती है, और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ भी लोगों को मिल सकता है। इसलिए आम आदमी भी जोड़ रहे हैं, साथ साथ जो परिवर्तन के लिए कूदे थे ममता दीदी के साथ, आज उनके हताशा ही हाथ लगी है। इसलिए उनको भी लग रहा है बंगाल की और पुनर्निर्माण हो तो भाजपा ही कर सकती है, इसलिए हमारे साथ जोड़ रहे हैं। आप एक डायरी का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि लाल डायरी, तो ये क्या है? क्योंकि बाहर की जनता भी जानना चाहती है कि किस संदर्भ में ये बात आप कहते हैं। नहीं, इसका कहने का मतलब है, ये देखिए, जितना यहाँ भ्रष्टाचार इतना चरम पर है, पंचायत मेंबर से पार्लियामेंट मेंबर तक टीएमसी का सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, और लगभग सबका ऊपर एफआईआर है, निगरानी और इंक्वायरी भी चल रही है। कुछ लोग जेल जाके आए हैं, कुछ लोग इंतजार में हैं। और जिस प्रकार हिंसा है यहाँ, पुलिस पूरा उसमें लिप्त है। पुलिस का काम ही एक बचा है कि भाजपा को रोको, केस के माध्यम से डरा धमका के, डरा के, मारपीट करके। तो इस प्रकार जो कानून हाथ में लेके काम कर रहे हैं, उनका हाथ नाम भी हम लिख रहे हैं, और जो जनता की धन को लूट रहे हैं उनका नाम भी लिख रहे हैं। जो जिसमें लिख रहे हैं उसको हम लाल डायरी बोलते हैं। इसकी चर्चा बहुत जोरदार है, तो हम लोग भी बोलते हैं लाल डायरी में सारा लिख के रख रहे हैं, एक दिन इसका हिसाब जरूर होगा। दादा, नए साल में कयास भी बहुत लगाए जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में। टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है सौरभ गांगुली को अपनी तरफ खींचने का पूरा प्रयास कर रही है। कभी वो राज्यपाल से मिलते हैं, कभी अमित शाह जी से मुलाकात हो रही है। तो इन अटकलों के पीछे कुछ है या सिर्फ सियासी बयानबाजी है? देखिए, जिनके नाम चर्चा हो रही है वो खेल जगत के एक मुख्य व्यक्ति हैं और देश को नेतृत्व किया है, क्रिकेट में सम्मान भी बहुत लाए हैं। आज उसी का आधार पर लोगों ने उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, बहुत खुशी की बात है, अच्छा नेता है। लेकिन वो राजनीति जगत का व्यक्ति नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े भी नहीं है, कभी इस प्रकार इच्छा प्रकट भी नहीं कि राजनीति करेंगे। जबकि सरकार है केंद्र में और वो बोर्ड के मेंबर है, तो प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ मिलना जुलना लाजमी है। इसके पहले भी जो बोर्ड के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो भी वहाँ उस समय की सरकार से मिलते, थोड़ी ना वो कोई पॉलिटिक्स में आए हैं। तो लोग एक कल्पना लगाते हैं भाजपा के नेताओं के साथ कोई अगर मिल लिया, नमस्ते कर लिया तो भाजपा हो गया है। मुझे लगता है ये सरलीकरण है। हाँ, ऐसे सफल व्यक्ति अगर कोई भाजपा राजनीति में आना चाहता है, भाजपा में आना चाहते हैं, अच्छी बात है, हम उसको स्वागत करेंगे। तो दिलीप घोष से खास बातचीत की है रविकांत ने, वही बातचीत आप सुन रहे थे जिसमें दिलीप घोष ने बड़ी बात ये कही टीएमसी पर हमला बोलते हुए कि लोकतंत्र नहीं है टीएमसी में, कुछ लोग जेल में हैं और आने वाले वक्त में कुछ लोग जेल जाएंगे। रविकांत खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने खास बातचीत की। रविकांत, बताएं, जब दिलीप घोष ये कहते हैं कि कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग अब जेल जाएंगे, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं है, तो किस तरह की बौखलाहट आपको टीएमसी खेमे में दिखाई देती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता जो दिल्ली से पश्चिम बंगाल आ रहा है या बंगाल का लोकल लीडर, वो अपनी रैली में ज्योति एक बात का जिक्र करता है, वो है लाल डायरी का। यानी जितने भी बड़े चिट फंड घोटाले यहाँ पर हुए हैं वो एक बड़ा सियासी और चुनावी मुद्दा है, और उसमें कहा यह जाता है कि टीएमसी के बड़े नेता इन्वॉल्व हैं और इस पूरे मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। और ऐसे में जैसे जैसे सेंट्रल एजेंसियाँ जाँच आगे बढ़ाएंगी, चुनाव नज़दीक आता जाएगा, ऐसे में संभावनाएं ये हैं कि टीएमसी के बड़े नेताओं के नाम और निकल कर आएंगे। इसीलिए एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत बीजेपी बार बार लाल डायरी का जिक्र कर रही है। इसी वजह से टीएमसी में टूट भी हो रही है और टीएमसी के नेता अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, जनता के पैसे की लूट हुई है और उसका हिसाब इस बार जनता विधानसभा के चुनाव में करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका विद्या, आपका भी बहुत शुक्रिया उदय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरह से बीजेपी लगातार हमलावर है और कहीं ना कहीं टीएमसी के खेमे में बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। इस बंगाल में किस तरह से बिग बैटल की तैयारी हो रही है ये आपको दिखाते हैं। बस चुनावी रणभेरी का इंतजार है और जनता की अदालत में भिड़ेंगे सत्ता के दावेदार। तो चलिए आपको ले चलते हैं बंगाल और दिखाते हैं वहां चुनावी मैदान में बीजेपी और टीएमसी कैसे चुनावी टक्कर की तैयारी कर रही है।
ये बंगाल है। दिसंबर की सर्दी, लेकिन सूबे में सरगर्मी। यहाँ विशाल रैलियां, आक्रामक प्रचार, झंडे, बैनर, पोस्टर हैं और पत्थर हैं। सुलगते दफ्तर और भड़कते शहर दर शहर। सियासत पर वार, सत्ता का पलटवार। यहाँ भजन है, भोजन है, भक्ति की शक्ति और सियासत की चाल है। ये बंगाल और इसी बंगाल की सतरंगी चुनावी हलचल में से हम आपको दिखाएंगे प्रचार की जंग में कैसे हो रही है दिलचस्प टक्कर। बंगाल में चुनाव अभियान प्रचार के राउंड 2 तक पहुंच चुका है। नड्डा से लेकर शाह तक बंगाल में विशाल रैलियां कर रहे हैं, तो बीजेपी के मुकाबले में किसी मंच पर ममता के थिरकते पांव प्रचार की मजबूरी जैसे दिखते हैं। जोर दोनों ओर से, लेकिन टारगेट का फर्क साफ दिखता है। बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कोलकाता के इको पार्क में कसरती जनसंपर्क करते हैं, तो टीएमसी का युवा ब्रिगेड उसी पार्क में वर्जिश करने पहुंच जाता है। दिलीप घोष कहते हैं कि ममता डर के मारे उन्हें रैली सभाएं तक नहीं करने देती। हमको हर प्रकार से रोका जाता है। पहले यहाँ मीडिया के लोग आते थे, सारा कुछ शूट करते थे, अब उनको रोका जाता है गेट में। गांव में भी जगह हमको एक मैदान नहीं मिलेगा मीटिंग करने के लिए, हॉल नहीं मिलता है। अभी सुबह से लोग निकलते हैं, रास्ता में हम निकल जाते हैं। जनसंपर्क करना एक बहुत बड़ी बात होती है। वैसे इको पार्क की लेक में मछली को चारा डालते दिलीप घोष कब वॉक पर निकल जाते हैं और कैसे चंद मिनटों के अंदर पासी की एक छोटी जनसभा तक पहुंच जाते हैं, टीएमसी वाले समझ नहीं पाते। बीजेपी का कैंपेन सबसे अलग है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बीजेपी के कैंपेन का लगभग 2 चरण पूरा हो चुका है। सुबह 5 बजे दिलीप घोष इको पार्क पहुंचे थे, वहां पर लोगों से संपर्क किया और उसके बाद ये छोटी सी जनसभा जो है यहाँ बामन घाटा में आयोजित की गई है। इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और 7:30 बजे तक ये दूसरा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। लगभग आधे घंटे के बाद ये कैंपेन का जो दूसरा चरण है वो भी पूरा हो जाएगा। मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। बीजेपी ऐसी ही छोटी छोटी सभाएं और हर बूथ तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही। 78,000 बूथों में से 65,000 बूथों तक कार्यकर्ता तैनात हो चुके हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत और एक बूथ 10 यूथ जैसे अभियान चला रही है। सर, कैंपेन की रणनीति क्या रहेगी? क्या कुछ खास करने जा रही है बीजेपी? नहीं, हमारा तो मैन टू मैन संपर्क है। हमारे कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और घर घर जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यही हमारा रणनीति है। चुनाव के ऐलान तक बीजेपी ऐसी ही छोटी सभाओं और अभियानों के तहत लोगों के बीच पहुंचेगी। फिर चुनाव के दौरान बीजेपी के ब्रह्मास्त्र की भी तैयारी कर रखी है। अभी हमारे प्रदेश के नेता, बाकी माननीय नड्डा जी, माननीय अमित भाई, इनकी दौरा से ही बंगाल कांप रहा है। प्रधानमंत्री आएंगे तो इनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी, ये लोग उसका मुकाबला करने के लिए लायक नहीं रहेंगे। वो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं प्रधानमंत्री। बंगाल की लड़ाई में एक टक्कर सोशल मीडिया में भी चल रही है। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी ने अपना इलेक्शन ऑफिस जो है स्थापित किया है और लगभग आईटी के 200 लड़के यहाँ पर काम कर रहे हैं।